अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इलाके में एक एक कर 13 लोगों की मौत हो गई थी। गिनकर 13 लाशें पुलिस को मिली। पहली 12 लाशें पूरे शहर में सनसनी फैला चुकी थी। कौन है ये सरफिरा कातिल? पहली लाश 13 अक्टूबर 1972 को मिली। बेसबॉल के बैट से पीट पीट कर उस शख्स की हत्या कर दी गई थी। मरने वाले का नाम लॉरेंस था। कत्ल की कोई खास वजह नजर नहीं आ रही थी। पुलिस की जांच चलती रही। इसके 11 दिन यानी कि 24 अक्टूबर को दूसरी लाश मिली। एक कॉलेज स्टूडेंट को चाकू से घोप घोप के मार दिया गया था। अब इन दोनों कत्लों का आपस में क्या कनेक्शन है या नहीं है, ये पुलिस जांच करती है। जबकि इस दूसरी लड़की के लाश के टुकड़े भी किए गए थे और इसकी लाश सड़क किनारे फेंक दी गई थी। अब दोनों कत्ल हुए, दोनों अलग अलग। पुलिस परेशान, ये क्या हो रहा है? लोकल मामला, इतने खून। अक्टूबर का महीना ख़त्म होता है और नवंबर आता है। 2 नवंबर आता है। इलाके में एक चर्च था, उसमें एक फादर थे, फादर हेनरी। एक नौजवान पहुंचता है फादर के सामने कन्फेशन के लिए। उसने फादर से कहा कि मैंने पिछले 15 दिनों में 2 लोगों का खून किया है। फादर कहते हैं ये तो बहुत गलत है, तुम इसका प्रायश्चित करो और पुलिस के हवाले खुद को कर दो। लेकिन अगले ही पल वो जेब से चाकू निकालता है और फादर की तरफ बढ़ता है। जिस फादर के सामने वो कन्फेशन करता है, उसी फादर को वो चाकू घोप घोप के मार देता है। ये तीसरा खून था। पिछले 15 दिनों में चर्च के अंदर लाश 2 खून पहले ही हो चुके हैं। पुलिस अब इसकी तफ्तीश करना शुरू करती है। तीनों कत्लों में कोई कनेक्शन नहीं। 2 नवंबर के बाद दिसंबर में कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन ये शांति सिर्फ 1.5 महीने की थी। अब साल बदल चुका था। साल था 1973। तारीख थी 25 जनवरी 1973। ये सबसे बुरा दिन था सैन फ्रांसिस्को पुलिस के लिए। इस एक दिन में 5 लाशें गिननी पड़ी। पुलिस को ये 5 लाशें बरामद हुई। ये लाशें पुलिस को 2 जगहों से मिली। एक जगह पर एक हस्बैंड वाइफ की लाश मिली और दूसरी जगह एक लेडी और उसके 2 बच्चों की लाशें मिली। अब तक हुए टोटल मर्डर थे 3 जमा 5 बराबर 8। इतनी लाशें पुलिस को बरामद हो चुकी थी। अब तारीख आती है फरवरी 1973 को। एक साथ 4 टीनेजर्स की लाशें मिलती हैं। इन चारों को गोली मारी गई थी। अब पुलिस सख्ते में आ गई क्योंकि टोटल 12 लाशें सैन फ्रांसिस्को से बरामद हो चुकी थीं। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी साइको किलर का हाथ है, ये किस किस्म का साइको किलर है। अब तक पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था। खून चाकुओं से हुआ, गोली भी मारी गई, इनका भी आपस में कोई खास कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था। पुलिस ने अपने सारे मुंह पे जासूस सब इस मर्डर केसेस पे लगा दिए। पुलिस को हर हाल में कातिल चाहिए था, लेकिन कातिल था कि जो हाथ से बेहद बेहद दूर। एक हफ्ते बाद एक और कत्ल होता है तो टोटल हो गए 13 कत्ल। 13वां कत्ल वाले दिन यानी 13 फरवरी को लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो लोग उस जगह पहुंचे। एक घायल शख्स और दूसरा वो लड़का वहां से निकल रहा था। फौरन उन लोगों ने पुलिस को खबर की कि पुलिस वहां पहुंची और उस शख्स को वहां से निकलते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम हर्बर्ट मर्लिन बताया। उसने बताया कि वो सैन फ्रांसिस्को का ही रहने वाला है। वो सोविनार का रहने वाला था। ये जगह सैन फ्रांसिस्को से थोड़ी सी बाहर थी। पुलिस वालों को उसने बताया कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। पुलिस ने उससे पूछा कि वो मर्डर वाली जगह क्या कर रहा है। जो कुछ उसने बताया, पुलिस को उस पर कतई भरोसा नहीं हुआ। उसने ही उस शख्स को मारा है, गोली उसी ने चलाई है। पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैन फ्रांसिस्को तबाह हो जाता, हजारों लोगों की जान चली जाती। अब सैन फ्रांसिस्को पुलिस को लगा कि ये क्या बला है। सभी पुलिस के आला अधिकारी को बताया गया। अब जब ये पकड़ में आया और ऑल फॉल बकने लगा तो पुलिस को इसका व्यवहार सामान्य नहीं लगा। तब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा।
तो उसने कहा, पता नहीं। पुलिस ने पूछा, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी इससे जो तुमने इसे मारा? तो उसने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं, लेकिन ये गॉड का भेजा हुआ एंजल है जिसने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी है। अब ये बातें किसी को भी नॉर्मल तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी ही नहीं लग रहा है। नॉर्मल आदमी ऐसी बेहद अटपटी बातें करेगा भी नहीं। पुलिस को तो इस सब को सुनने के बाद शौक लगना ही था। पुलिस ने पूछा कि सिर्फ इसी ने कुर्बानी दी है? तो वो बोला, नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। अब पुलिस वालों का दिमाग घूमा। उन्होंने उससे पूछा, और कौन कौन इस कुर्बानी में शामिल है? तो उसने बताया, पिछले 4 महीनों में 12 लोग अपनी कुर्बानी अपनी मर्जी से दे चुके हैं, ये 13वां था। और वो साथ में ये भी बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर सच में बर्बाद हो जाएगा। अब पुलिस वालों ने उस आदमी की बातों को गंभीरता से लिया और उसका बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। तो उसके पिता मार्टिन विलियम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो थे, फौजी थे। 18 अप्रैल 1947 को हर्बर्ट मॉलिन का जन्म हुआ। सैन फ्रांसिस्को में पिता का सपना था कि ये आर्मी ज्वाइन करे, तो ये इंजीनियरिंग का छात्र था। तो कॉलेज में इसका एक दोस्त था और एक जीएफ थी। एक दिन इसके बेस्ट फ्रेंड की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन वो उससे दिन में मिला था और शाम होते होते ये हादसा हुआ और उसके पास ये खबर पहुंची। जब उसने ये खबर सुनी तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो भागकर उसके घर पहुंचा तो वहाँ उसने उसकी लाश देखी। तो उसे यकीन तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग ने मानने से साफ इनकार कर दिया कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। इस हादसे के बाद उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। जब उसे लगा कि वो ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा है तो उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया, और वो ड्रग्स लेता है ये भी, और उसको इलाज की ज़रूरत है ये भी। वो हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। वो ठीक होकर बाहर आया, लेकिन अब उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो घबरा कर रुक जाता। उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे फिर से अस्पताल भेज दो, मुझे इलाज की बेहद ज़रूरत है। इधर इलाज भी चल रहा है और वो ड्रग्स भी लेने लगा है, जिससे उसका दिमाग उसके आपे से बाहर हो रहा था। वो अस्पताल ठीक होता, बाहर आता और फिर ड्रग्स लेता। उसके कान में आवाज़ें पहले से ही आ रही हैं, लगातार, और आवाज़ें उसको परेशान करने लगी। ऐसी कि पूछिए मत। कोई जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा शहर भूकंप की भेंट चढ़ जाएगा और हज़ारों लोगों की जानें चली जाएंगी। अगर तुम्हें अपना शहर बचाना है तो तुम्हें कुछ लोगों की बलि देनी होगी, और उन बलियों के बाद तुम्हारा शहर बच जाएगा। ये लगातार उसके कानों में चलता रहता था। तो अब सवाल उठता है कि उसे ये आवाज़ें सुनाई क्यों दे रही हैं। तो जब हर्बर्ट मॉर्लिन का जन्म हुआ 18 अप्रैल 1947, तो ये दिन वो तारीख है जब सैन फ्रांसिस्को में आए हुए सबसे बड़े भूकंप की बरसी थी। इस भूकंप में 4 से 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तारीख़ भूकंप और हर्बर्ट का जन्मदिन एक ही दिन था। हर्बर्ट छोटे से सुनते आया था कि उसके जन्मदिन वाले दिन तो बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो ये सुनते सुनते ये बातें उसके दिमाग में घर कर गईं। इधर दोस्त की मौत ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया। इसे वो सब दोस्त की मौत के बाद सुनाई देने लगा जो बचपन से ये लोगों से सुनता आ रहा था। उस दोस्त की जुदाई भी इसे पागल कर रही थी। सोने की कोशिश करता तो ये सब उसके कानों में लगातार सुनाई देता। इत्तेफाक से जब ये सब बातें उसके साथ चल रही थी तो 1972 में एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक प्रिडिक्शन की। 4 जनवरी 1973 को एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा। सैन फ्रांसिस्को फिर से एक बार भूकंप से दहल जाएगा। ये सारी बातें हर्बर्ट मॉर्लिन तक पहुंची। ये भविष्यवाणी 1972 की अगस्त में की गई थी। अब ये भविष्यवाणी उसके दिमाग में घुस चुकी थी। कान में पहले से ही ऑल फॉल चल रहा था। तो कुर्बानियाँ दो और शहर बचा लो, ये भविष्यवाणी उसके दिमाग में शुरू हुई और उसने सितंबर से इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसने सिलसिलेवार कत्ल किए। अब ये अरेस्ट हो चुका था। इसके अरेस्ट होने के 8 दिन बाद एक भूकंप आया।
सैन फ्रांसिस्को में। हालांकि ये भूकंप बहुत ज़्यादा डेंसिटी का नहीं था, बहुत लाइट डेंसिटी का था, तो इसमें जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसने जब भूकंप आया तो पुलिस वालों को बोला कि देखो, मैंने कहा था कि भूकंप आएगा और आया, अब मुझे छोड़ दो, नहीं तो इससे भी ज़्यादा तबाही मचेगी। पुलिस वालों ने ये सब सुना तो समझ गए कि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो केस कोर्ट पहुंचा। वहाँ से डॉक्टरों की टीम ने इसका निरीक्षण और परीक्षण किया तो पता चला कि ये कॉलेज में सबसे होनहार विद्यार्थी था। अगर ड्रग्स का मैटर हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। तो कोर्ट ने इस पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी और इसे एक वकील भी दिया। उस वकील को इसने ये बोलकर रिजेक्ट किया कि ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद देख लूँगा। लेकिन कोर्ट उसकी दलील ना सुनते हुए वकील इसको दे दिया गया, क्योंकि आगे जाकर कहीं ये ना हो कि कोर्ट पर ये इल्ज़ाम लगे कि इसे डिफेंस के लिए वकील नहीं मिला। इसके बाद ये केस चलता रहा। आखिर में फैसला आया। 13 में से 10 खून इस पर पूरी तरह साबित हुए। 3 को पुलिस साबित नहीं कर पाई। 13 में से 10 के लिए हर्बर्ट के लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा मिली। 2022 में इसने 75 साल की उम्र में जेल में ही दम तोड़ दिया और दुनिया से अलविदा कह दिया।